नाज़रीन आदाब, मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ आपके अपने चैनल जहान मन में। आज एक मखसूस दिन है और इस मखसूस दिन को मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी हाँ, आज है नेशनल एजुकेशन डे, जो मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के दिन मनाया जाता है। और चूंकि वो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इसलिए उनके यौम पैदाइश को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। इस सिलसिले में काफ़ी तकरीबात मनाई जाती हैं, उनके कारनामों को याद किया जाता है और फिर ये कोशिश की जाती है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशनल स्टेटस के बारे में भी बात कर सकें। मुझे बहुत खुशी है कि जहान मन की इस पेशकश पे आज हमारे साथ बहुत से मुफक्किरीन मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, स्कूली तलबा और तालबात मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं और वो सब मिल बैठकर ये बात करने की कोशिश करेंगे कि मौलाना आज़ाद का जो ख्वाब था कि हर बच्चे तक इल्म की रोशनी पहुंचे, हिंदुस्तान के हर शहरी को तालीम की नेमत मैसर हो, तो आज हम उसमें कहाँ तक कामयाब हुए हैं। मौलाना आज़ाद की शख्सियत के बारे में, उनके नुमाया कारनामों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इससे कबल भी जहान मन और एडुफैम की जानिब से 2 प्रोग्राम्स हो चुके हैं और आज ये तीसरा प्रोग्राम खास तौर से मखसूस है एजुकेशन फॉर ऑल और ड्रीम और रियलिटी के हवाले से बात होगी। तो आइए मैं सबसे पहले आज के स्पीकर को दावत देती हूँ। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आयशा सिद्दीक़ा साहिबा। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो अपने को अनम्यूट करें और अपने ख्यालात हमारे सामने पेश करें कि वो क्या सोचती हैं, एजुकेशन फॉर ऑल में हम कहाँ तक कामयाब हुए हैं, क्या ये एक हकीकत में तब्दील हो चुकी है ये बात, या फिर अभी भी ये एक फसाना या एक ख्वाब ही है। जी आयशा सिद्दीक़ा साहिबा, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के टाइम पे यहाँ पर यौम तालीम मना रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असली नाम मोहिउद्दीन अहमद आज़ाद अहमद था, इनका असली नाम। 11 नवंबर 1888 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और वफात 22 फरवरी 1958 में हुई थी। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम रह चुके हैं। इनका असली नाम फिरोज बखत था और आपके वालिद आपको फिरोज बखत कहकर पुकारते थे, मुखातिब होते थे। और इनकी वालदा का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन था और उनके वालिद इनको मौलाना 1888 ईस्वी में मक्के मुअज़्ज़मा में पैदा हुई थी और इनकी वालदा मदीना शरीफ में ज़्यादा रहती थी और इनकी भी परवरिश वहीं पर ज़्यादा हुई थी। और ये आज़ाद भारतीय सियासतदान और मुसन्निफ भी थे और ये कई किताबें भी लिखे थे और मुसन्निफ एक ज़हनियत के मालिक थे। अबुल कलाम आज़ाद की कई किताबें हैं, जैसे कि अल हिलाल का तबसरा है, इंतखाबुल अलहाल और इंतखाब तज़किरा, तर्जुमान अल कुरान, गुबार खातिर और हिज्र व विसाल, यानी कि इनकी कई किताबें हैं जो अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी हैं। और शायरी भी करते थे ये, क़सीदा, गज़ल गोई, नज़्म, नावल, कहानियाँ वगैरह भी लिखते थे। 1952 ईस्वी में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था और 1857 ईस्वी की जो जंग आज़ादी हुई थी उसमें भी आपके वालिद ने और आपने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसके बाद आपके वालिद को यहाँ से हिजरत करने का मौका मिला और ये कई साल तक अरब में रहे और मौलाना का बचपन पूरा मक्के और मदीने में ही गुजरा है और इनकी इब्तदाई तालीम आपके वालिदी के पास हुई थी। फिर जामिया से इनको अजबर यानी मिस्र को चले जाना पड़ा। फिर 14 साल की उम्र में मशरिक के तमाम निसाब को मुकम्मिल कर लिया था। फिर मौलाना के ज़हनी सलाहियतों का अंदाज़ा तो हम लगा ही सकते हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र में माहिर जरीदा लिसानुत सईद जारी किया, जिसका मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने भी बड़ी तारीफ की थी। इनकी जो किताब शाये हुई थी, जो आपने लिखा था, जरीदे निसादुत तस्दीक, और 1914 में अल हिलाल और अल बिलाल निकाला था। ये अपनी तर्ज का पहला पर्चा था जो उन्होंने निकाला था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और तरक्की पसंद तख़य्युलात
اور عقل پر پوری اترنے والی مذہبی ہدایت کا گہوارہ بھی انہوں نے بلند پائے سنجیدہ ادب کا نمونہ بناتی تھی، اور ان کے کئی ادارے ان کے نام سے منسوب بھی ہیں۔ حیدرآباد میں یہاں پر مانو یعنی کہ مولانا کی یونیورسٹی ہے، مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی یہاں پر حیدرآباد میں بھی ہے، اور مولانا آزاد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھوپال میں بھی ایک کتاب ان کی ہے جو ایک یونیورسٹی ہے جو ان کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ اور کانگریس میں بھارت کے سیاست میں مشہور و معروف اور مقبول نامور میں سے ان کا نام لیا جاتا ہے، اور ہندوستان کے عظیم لیڈروں میں مولانا کا شمار ہوتا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے لیڈر کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں، اور مولانا یہ چاہتے تھے کہ بچوں کو طلباء کو تعلیم زیادہ سے زیادہ دی جائے، یعنی کہ طلباء زیادہ بچے علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہمارے قوم میں بچوں میں شعور پیدا ہونا ہے۔ جب طلباء میں شعور ہوں گا وہ ایک اچھے شہری بنیں گے، ایک اچھے لیڈر بنیں گے، اور ایک اچھے ملک کے رہبر بنیں گے۔ تو اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ تعلیم عام ہو۔ ہمارے پہلے وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں، اس لیے ان کا یہی خیال تھا کہ سب سے پہلے بچوں کو تعلیم دی جائے۔ جب طلباء تعلیم حاصل کریں گے تو پہلے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، جب گھر کا ماحول صحیح ہوگا تو بچوں کے محلہ، یہاں سے پھر اس کے شہر، پھر پوری دنیا میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے کئی رد و بدل تبدیلیاں آتی ہیں، اس لیے علم کا حاصل کرنا بچوں کے لیے بھی ضروری ہے، بڑوں کے لیے بھی۔ یعنی ہم بھی اساتذہ ہیں تو ہم بھی جو ہے ابھی تک سیکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہر روز سیکھتے ہیں، تو ہم یہی سیکھنا اور سکھانا ہمارا ہمیشہ چلتے رہے گا انشاءاللہ، اور جب تک رہی تک دنیا ہے آپ کو ہم یاد کرتے رہیں گے کہ ہمارے پہلے وزیر تعلیم رہ چکے ہیں، اور ہم ہمیشہ ان کے حق میں بھی دعا کریں گے، اور ہم بھی اپنے بچوں کو یہی دیں گے کہ حاصل کرنے میں پیچھے نہ رہیں، تعلیم کے میدان میں ہر ایک کے شانہ بشانہ آگے چلیں۔ یہاں نہیں کہ صرف خواتین یعنی لڑکیوں کو تعلیم نہ دیا جائے، لڑکوں کو دیا جائے، یا لڑکوں کو نہیں، ایسا نہیں ہے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہمارے برابر ہیں، دونوں کو ایک ساتھ اس فیلڈ میں آنا ہے، دونوں کو ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا ہے اور ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہمارے مولانا آزاد کا بھی قول تھا، اور یہ ہم بھی دعا کریں گے ہم سب اس پورا شبھ دور میں سب لڑکے اور لڑکیاں شانہ بشانہ پڑھیں لکھیں قابل بنے اور ہمارے ملک میں سدھار لائیں، اور اپنی بہنوں کی حفاظت کرے، بھائی ہیں جو ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، جو عورتیں خواتین کام کر رہی ہیں، سب ایک دوسرے کی حفاظت میں رہیں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ سب کو اللہ نیک ہدایت دے اور صراط مستقیم پہ چلائے، ہم سب کو بھی جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں اس پر صحیح راستے پہ چلنے کی ہم کو بھی ہدایت دے۔ اللہ یہ اللہ سے میری دعا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ عائشہ صاحبہ جزاک اللہ میں بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی خوبصورت الفاظ میں مولانا کے حالات زندگی سے ہم سب کو واقف کرایا، اور ساتھ ہی آپ نے آخر میں ان کی جو خواہش تھی کہ کس طرح سے لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام ہو اور کس طرح سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کا ہر شہری پڑھ لکھ جائے، اس کو آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے پیش کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ اسکولی طلبہ و طالبات بھی ہیں، تو آئیے اب ماریہ اظہر سے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ جی ماریہ اظہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محترم حضرات و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ماریہ اظہر ہے اور میں 8ویں جماعت کی طالبہ دا گرین اسکول نئی دلی سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 11 نومبر ہے، اور 11 نومبر ہم ایک عظیم شخصیت کے یوم پیدائش کو یاد کر کے ہم نیشنل ایجوکیشن ڈے مناتے ہیں۔ وہ عظیم شخصیت اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے ملک کے پہلے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، اور آج اسی خاص موقع پر میں ان کی ایک تقریر کا حصہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہیں کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی، گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے، کانٹے انہیں کی تلووں میں چبھتے ہیں کہ جو دوڑتے ہیں۔ جب تک کہ آزادی آپ کے ہاتھوں میں نہ تھی تو آپ کے ملک کا کیا حال تھا؟
वो अपने किस्मत का मालिक ना था, उसकी किस्मत दूसरों के हाथों में थी। आपका अमन भी आपके कब्जे में ना था, आपकी बेअमनी भी आपके कब्जे में ना थी। जब कभी मुल्क में बदअमनी होती तो आप अपनी तरफ नहीं देखते, उनकी तरफ देखते। जब आपको कोई तकलीफ या परेशानी होती तो आप मजबूर होते थे कि आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं, लेकिन आज वो नहीं। आज आप अपनी किस्मत के मालिक खुद हैं, और अगर आप मालिक हैं और मैदान में खड़े हुए हैं तो ये याद रखिए कि तरह तरह की आजमाइशें पेश आएंगी। कोई भी नहीं चाहता कि अपने को परेशानियां में डाले, कोई भी नहीं चाहता कि अपने को गमों या दुखों में डाले, लेकिन अगर हमने किसी जिम्मेदारी का बोझ उठाया है तो तरह तरह की परेशानियां पेश आएंगी। उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, उससे हमें उकताना नहीं चाहिए, बल्कि मर्द बनकर उन जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए और उन परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। अगर एक जिंदा इंसान है और उसके रगों में गर्म और जिंदा खून दौड़ रहा है, तब उसके लिए बीमारियां भी हैं, परेशानियां भी हैं और तरह तरह की मुसीबतें हैं। तो जिंदगी का मायने यही है कि हम बोझ उठाएं, और बोझ इस तरह ना उठाएं कि घबराए हुए उठाएं, मर्दों की तरह हिम्मत के साथ उठाएं। मैं अपनी तकरीर एक शेर के साथ मुकम्मल करना चाहूंगी। कुछ जज्बात है आजाद, कुछ ख्यालात है आजाद, कुछ जज्बात है आजाद, कुछ ख्यालात है आजाद। एक जज्बा है आजाद, एक तजुर्बा है आजाद। एक जज्बा है आजाद, एक तजुर्बा है आजाद। एक कहानी है आजाद, एक किस्सा है आजाद। एक कहानी है आजाद, एक किस्सा है आजाद। रंगों में डूबी हुई एक तस्वीर है आजाद, रंगों में डूबी हुई एक तस्वीर है आजाद। शुर्क स्याही से लिखी हुई एक तकबीर है आजाद। एक जुनून है आजाद, एक सुकून है आजाद। एक जुनून है आजाद, एक सुकून है आजाद। हमारी आपकी रगों में बहता खून है आजाद। कभी खुशी है आजाद, कभी गम है आजाद। कभी खुशी है आजाद, कभी गम है आजाद। मैं नहीं दोस्तों, मगर मेरी कलम है आजाद। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह 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 मारिया अजहर, आपने तो बिल्कुल मौलाना जैसा जोश हम सबके अंदर भर दिया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। इट वाज रियली वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आई मस्ट अप्रिशिएट एंड कांग्रेचुलेट यू। थैंक यू वेरी मच मारिया। और अब हमारी अगली स्पीकर है नसरीन बानो साहिबा, जो एजुकेशन से न जाने कितने दिहाइयों से जुड़ी हुई हैं, आई थिंक मोर देन 4 डेकेड्स। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि वो हम सबको मौलाना आजाद के हवाले से और एजुकेशन फॉर ऑल के हवाले से जो भी उनके ख्यालात हैं उससे हम सबको मुस्तफीज करें। नसरीन Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallah khair, Dr. Halima Sadia, for creating this opportunity, and it was so great to listen Aisha Siddiqa ma'am and especially Maria Azhar. So Maria Azhar has again reminded us and showed us that is what Maulana Azad's dream was. He wanted to have a peer coach. वो बताते थे कि बच्चों से हमारे देश में जो when he became a first education minister, हमारे पास किस तरह education को, how can candle can light another candle. तो he has also proposed a system जहाँ पर एक 7th class की student can even go to become a teacher for a 3rd class student, to a class 3 students. अगर हमारे पास teachers की कमी हो तो एक school system में इस तरह भी हम एक दूसरे को educate कर सकते हैं, जिससे impress होके even John Tolley has written a book of A Beautiful Tree. So this is what today Maryam Azhar has proved it and has made us all feel very proud ki Maulana Azad had got an evergreen vision for the country, and he was the first person who was working for the unity of Hindu-Muslim unity. And as an education minister, most of the I should say the educational pedagogies that were framed by him in those days, we couldn't implement till today. And just now, even she has said, Jawaharlal Nehru used to call him as a Mire Karwan because he was a leader. He has got a magnetic personality. And now we talk about what is called collaborative systems, collaborative learning systems, peer coaching systems, which he has been, talking about, writing about in his books many, many years ago before independence. And Mahatma Gandhi has remarked that Azad is, he used to count him as a person of caliber or to Plato, Aristotle, and Pythagoras.
And we do celebrate 11th November as his birthday, but this unsung hero was forgotten by us all. We were not seeing that how we can rededicate ourselves to make sure that his dream come true. And he was a poet, and he has written beautiful poetries. His books are worth reading. I would love this young generation to go through. And if we could, I will just talk to Halima ma'am and can see that if we can make small translations of his books and can make it digitalized so that we all can go through it again and again. And they are so inspiring and they're evergreen throughout. I don't know when he wanted India on when the India became independent and he became the first education minister of India. He said that if we have to come out of this slavery, but we cannot leave English language completely now. Let us give 15 years to get educated in English language, and then we should go back to our mother tongues, because mother tongue is a language which finds its own ways. And your thought process, we think about how a thought process of a person develops. It is possible only if it is done in a mother tongue. But that dream has not yet been realized. Let us make ourselves, rededicate ourselves for the cause. And I'm sorry कि मैं भी आज बहुत बुरा फील कर रही हूँ कि मैं एक अपनी मदर टंग उर्दू में इस चीज को कन्वे नहीं कर सकती हूँ. This is what he has predicted long back. He said that ना हम लोग इंग्लिश बराबर बोल सकेंगे ना उर्दू बराबर बोल सकेंगे. If we leave our mother tongue, what are the great loss we are going to have in our futures. And his secular democratic nature, and he was against the partition of India and Pakistan. He said that this is the way, where Britishers are going to keep us. And just now, as Maria has, even I loved his statements here, which he was talking about. दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं, जो खौम सहम के ठहर जाती है वो हमेशा गुलाम बन जाती है. Unless we do not take any action, he said that we will always remain slaves in our thoughts, in our independence. We remain slaves, and we are still slave to technology. We don't have our own technology. We are still dependent on somebody for our language, and everywhere we are still begging. And he has talked so much about the responsibility, sense of responsibility. We should be shouldering the sense of responsibility, become volunteers. As a child, I could see so bright children today who have got the qualities to become the leaders. So become a leader and make sure that you can take responsibility, and it is very crucial to have it, and we cannot keep ourselves away from it. And we must know how to manage the crisis. हम जब भी कोई नया काम करेंगे तो मुश्किलें आएंगी, crisis आएंगी. As I don't remember it so well, Maria was talking about कांटे चुभेंगे हमारे पैर में, लेकिन हमको उससे डर के रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ते रहना है और मौलाना आजाद के इस कारवान को आगे बढ़ाना है. And we should have courage to shoulder the responsibilities, and we should be confident enough to solve our problems. Now the new education policy talks about the research, problem solving methodologies, design thinking methodologies. The whole world is for you, my dear children, and we should make sure that we continue and realize the dream of Maulana Azad come true. And if you want to place English, one of his famous speech in which, when he became an education minister, he said that India the entire nation should continue with English as one language for 15 years. Then everybody should adopt our first language as the mother tongue, which now NEP also focuses. NEP talks about it. We are, after 75 long years, we are planning to implement what he has already designed and postulated. He wanted to have Hindi, Urdu, and Hindustani, but again, after the freedom, India became the same. They started dividing on the basis of language, caste, creed, and we are not progressing
going beyond it. And people started moving from the Gandhian path for their mean ends, and there are so much of narrow-mindedness, narrow walls that are divided. And you are the future of India who are going to break all these. And now I should say, I'll like to end here and give an opportunity to others to carry forward. Jazakallah khair. Thank you so much. Thank you very much, Nasreen madam, and especially when you have spoken about the language, when you have spoken about the vision of Maulana on education. And unfortunately, Maulana is the most misunderstood leader, I must say, because I can see even the Muslims are not able to understand him, understand his ideology, understand his philosophy, and the others what to say about them. They are totally misunderstanding him. But if we are going to follow his ideology, especially in education, then no doubt that we all are going to achieve excellence, and our India is going to be number one in the advancement of the higher education and the school education. So thank And you I very would much for sharing. request these children to read his book on his sacrifices. The tears rolled out of my eyes when I read about his pathetic situation when he was in jail and he couldn't do anything when his wife was passing. His sacrifices for the nation and the community are tremendous. We should see that we should carry forward his dream and make realize India the greatest nation one day, inshallah. Thank you very much, Nasreen ma'am. And now I would like to invite a very eminent educationist and Mr. Abid Muhyiddin Sahab, who is by profession an engineer, but how he has transformed himself, that he was working as a lecturer in King Khalid University, Aba, Saudi Arabia, and now he is the director of Charming Shrubs, the school. And he is taking care of the vision, mission, niche of the school, development of the content and website. And he is taking the responsibility of taking and making the strategic planning for future development of the schools. So Abid Muhyiddin Sahab, thank you very much for joining us. We would like to know your thoughts and ideas about Maulana Azad and also where we are as far as education for all is concerned. Thank you very much, Abid Sahab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. I am thankful to Dr. Halima Saadia ma'am for giving me this opportunity. Basically, I have not prepared much on Maulana Azad, but I have prepared on the topic, an idea to make every child literate. So on this topic, I will share my views, inshallah. The importance of education is quite obvious and known to most of us. We know that it nurtures and develops the every faculty of human being, like physical, mental, and metaphysical domain. It teaches us from how to dress up, how to eat, to how to be successful, and how to be happy in our lives. It teaches what potential we inherited and how can we nurture them further to convert ourselves into great persons. This is the moment we must dream for a world wherein every child must be educated and live a principle-based life. This is a great dilemma of our society, where we talk much on our materialistic survival and we have given nil or least importance to our non-materialistic survival. Like, we need basic education, we need basic happiness, we need basic peace, etc. Getting education is not a problem for privileged and elite children of the society, or rather, getting quality education is not a problem for them. It is the only challenge for underdeprived children. Second most difficulty and obstruction to make every child educated is we must have problem-solving skill, linguistic skills, naturalistic skills with sharp memory right from our birth.
These are the important reasons, rather the only reasons through which we face dynamic challenges to educate every child of the society. If we could address these two issues, then I believe every child will get her right, that is, her right of education. An idea to solve first kind of problem. This is the time to say louder, or rather scream, that education can be acquired outside the four walls of a room. This is the high time to reframe the curriculum to connect the children with their own selves, the character, science and technology, important aspects of social studies, the language, the entrepreneurial skills, and the skills they may get easily outside the four walls of a classroom. This is the great task for us, to incorporate such specialized education in our curriculum. This pandemic drawn the well-defined lines for the challenges and opportunities, merits and demerits of online education system. Without going into the minute details, I would like to emphasize on my views that the blending of online offline education can be the good solution for many reasons, like to be prepared for such calamities in future and to provide quality education at every corner of the nation. It is proved beyond doubt that offline education cannot be replaced by online education. In classroom, it is not only teacher is imparting academic education, but also she radiates energy of purity, honesty, knowledge, and wisdom. She not only maps the brain with children, but also she connects the hearts. We make the best friends of our life during our childhood, especially during our schooling. This friendship is unconditional and free from all wants and desires. School is the place where shows uniqueness of an individual, which simultaneously dictates everyone is same when it comes to their rights. I assume online offline blend must be the new normal. I believe if work promptly on certain ideas, then every child will get its rights in the new normal, right to the education. In middle order private school in Hyderabad, India, a child is paying an average rupees 50,000 per year. With the online offline blended education system, this fee can be reduced to 1/3 if children are attending 2 days in a week. In this way, in a school, 3 groups of students will study. Few low performing schools will be shut down. When a child is attending only 2 days to a school per week, then she can utilize her rest of the time beyond the 4 walls of a classroom. She can invest this time at home, at community center to learn skills or to acquire the knowledge. We know that every hand do not have the electronic gadgets to fill this gap. In this way, we need the huge number of electronic gadgets, but this cost shall be very much less than the 2/3 the annual fee of the student, which she is paying every year. Hence, now it is the responsibility of religious leaders, political leaders, literate persons of the society, and the entrepreneurs to come forward and fill this void with their talents, skills, gifts, and prizes. We can establish an e-teaching learning centers for the entire nation to get quality education. The computer system or the TV can be provided to the communities, to the community centers and the government and budget schools of the country. History has witnessed that the government and budget schools of the country produced great personalities of the nation. The online
Education opens the channel of self-regulated learning, which in turn make the children to be lifelong learners. An idea to solve second kind of problem. At this moment, I draw your attention towards a real story. This is a story of a girl who was engineering graduate. She was the gold medalist due to her extraordinary academic achievement. But she could not get the job which can meet her academic excellence. She could not take this and killed herself. The question arises, why this so intelligent girl failed permanently? Is it due to lack of transparency and courage, or lack of patience, or lack of intelligence, which we require to live the practical life? Maybe anyone from these questions, or combination of all. Now at this moment, I would like to urge what actually we require: the intelligence to acquire current academic knowledge and skills, or the intelligence to live the practical life. Howard Gardner says we have 8 types of intelligences, like interpersonal intelligence, linguistic intelligence, mathematical or problem-solving intelligence, naturalistic intelligence, intrapersonal intelligence, visual intelligence, musical and kinesthetic intelligence. Every child possesses some sort of intelligence. At the bigger banner, the level of intelligence is same for every child. Now it is the challenge for us. How do we convert every intelligence into materialistic well-being? Every child has great empathetic skills. Then what would be his status when it comes to the professional career? Can we solve this problem? If we can solve this problem, then it demolishes the second wall of obstruction to get the education. Einstein once said, we cannot solve Abhi sir, problems. please, last 1 minute for you, please. Yeah, madam. Try to- Concluding. Concluding, madam. We cannot, Einstein once said, we cannot solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. In the end, I conclude my speech with quote of Maulana Azad: education imparted by heart can bring revolution in the society. Thank you so much. Thanks a lot. Jazakallah. Beautiful, very beautiful and meaningful speech that is really going to solve the issue of education for all and bring quality in the education system. Thank you very much, Abid Mohyuddin, and we would like to be connected with you on Jahaneman. Every Monday we have special programs for the teachers, and I will be happy to have you as resource person in one of those Sure, programs. madam. Thank you so much. Sure, That is Motivate Million Teachers. sure, madam. Inshallah. Thank you. Jazakallah. Welcome. Now let me move to the student Azma Siddiqui, class 6. Azma Siddiqui, over to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सदर जी शान व जुमला हाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये स्पीच है मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो 1947 में बकरीद के मौके पर दिल्ली की जमा मस्जिद में दी गई है। जो हालात आज तक मुसलमानों के बने हुए हैं वो खुद के बनाए हुए हैं। ये स्पीच बताती है जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे कुछ नहीं हो सकता। चाहे कितनी ही सच्चा रिपोर्ट आती रहे, नेता आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सुनिए और सोचिए। मेरे प्यारे अजीजों, आप जानते हैं कि वो कौन सी जंजीर है जो मुझे यहाँ ले आई है मेरे लिए शाहजहां की यादगार मस्जिद में। ये इज्तिमा नया नहीं है, मैंने उस जमाने में भी किया। अब बहुत सी गर्दिशें बीत चुकी है। मैंने तुम्हें खिताब किया था, उस वक्त तुम्हारे चेहरों पर बेचैनी नहीं इत्मीनान था, तुम्हारे दिलों में शक के बजाय भरोसा था। लेकिन अब जब तुम्हारे चेहरों की परेशानियां और दिलों की वीरानी देखता हूँ तो भूली भिसरी कहानियां याद आ जाती है।
तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी जबान काट ली, मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए, मैंने चलना चाहा, तुमने मेरे पाँव काट दिए, मैंने करवट लेनी चाहिए, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हदिये के पिछले 7 साल की तलख सियासत जो दाग जुदाई दे गई है, उसके ऐब शमाम में भी मैंने तुम्हें खतरे की हर घड़ी पर झंझोड़ा था, लेकिन तुमने मेरी सदा से न सिर्फ एतराज किया बल्कि गफलत और इनकारी की सारी सुन्नतें ताजा कर दी। नतीजा मालूम यह हुआ कि आज उन्हीं खतरों ने तुम्हें घेर लिया है जिनका अंदेशा तुम्हें सिरात मुस्तकीम से दूर ले गया था। सच पूछो तो मैं जमूद हूँ या फिर दौरे उफ्तादा सदा हूँ जिसने वतन में रहकर गरीब उल वतनी की जिंदगी गुजारी। इसका मतलब ये नहीं जो मकाम मैंने अपने लिए पहले दिन ही चुन लिया वहां मेरे बालों पर काट लिए गए या मेरे आशियाने के लिए जगह नहीं रही। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ मेरे दामन को तुम्हारी करगुजारियों से गिला है या मेरा एहसास जख्मी है या मेरे दिल को सदमा है कि तुमने कौन सी राह इख्तियार की, कहाँ पहुंचे और अब कहाँ खड़े हो। क्या ये खौफ की जिंदगी नहीं है? क्या तुम्हारे भरोसे में फर्क नहीं आ गया? ये खौफ तुमने खुद ही पैदा किया है। अजीजों, मेरे पास कोई नया नुस्खा नहीं है, वही 1400 बरस पहले का नुस्खा है, वो नुस्खा जो कायनात के सबसे बड़े मोहसिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे। वो नुस्खा है कुरान का ये ऐलान, बद्दिल ना होना ना कभी गम करना, बद्दिल ना होना ना कभी गम करना, तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब होंगे। जज़ाकल्लाहुल खैर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब and I am so happy that I have invited some of the students. They are filling us with josh and they are really reminding us of the speeches of Maulana Azad. Thank you very much, Azma Siddiqui. And now let me invite Fatima ma'am. Fatima ma'am is the headmistress of Al Hira International School, New Delhi. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करूँगी और हलीमा सादिया साहिबा मैम का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के सामने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कुछ बोल सकूँ। और इस तरह के प्रोग्राम्स में मैं आती रहती हूँ और यहाँ पे मैं अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी शख्सियत के बारे में लब कुशाई करना चाहती हूँ जिसने हिंदुस्तान को सही मानों में एक आज़ाद और खुद मुख्तार ममलिकत बनाने में अपना किरदार बखूबी अदा किया। शेक्सपियर कहता है कि कुछ लोग पैदा ही अजीम होते हैं और कई लोग अपनी जद्दोजहद और कारनामों की बदौलत अजीम अजमत हासिल करते हैं। तो इसी सिलसिले में आप लोगों के सामने हिंदुस्तान की तरक्की की उस राह पर गामजन हुआ जिसकी उससे आजादी से लेकर अब तक जरूरत थी। मैं आप लोगों के सामने मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकरीर का एक हिस्सा पेश करना चाहती हूँ जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर दी थी और मुझे ये तकरीर बहुत ज्यादा पसंद है। हमारी जद्दोजहद की बुनियाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है। ये हमारी तामीरात की वो पहली बुनियाद है जिसके बगैर न सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी की वो तमाम बातें जो किसी मुल्क के जिंदा रहने और तरक्की करने के हो सकती हैं, महज ख्वाबो ख्याल हैं। सिर्फ यही नहीं कि उसके बगैर हमें कौमी आज़ादी नहीं मिल सकती, बल्कि उसके बगैर हम इंसानियत के इब्तिदाई उसूल भी अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते। आज अगर एक फरिश्ता आसमान की बदलियों से उतरकर दिल्ली के कुतुब मीनार पर खड़े होकर ये ऐलान कर दे कि स्वराज 24 घंटे के अंदर मिल सकता है, बशर्ते कि हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाए, तो मैं
स्वराज से दस्तबरदार हो जाऊंगा, क्योंकि अगर स्वराज मिलने में ताखिर हुई तो ये हिंदुस्तान का नुकसान होगा, लेकिन अगर हमारा इत्तेहाद जाता रहा तो ये आलम इंसानियत का नुकसान है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, और जहाँ तक कि हलीमा मैम ने बताया कि आजकल तालीम का क्या हाल है, आजकल तालीम कैसा चल रहा है, क्या जो चाहते थे वो अभी हो रहा है इस दौर में भी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, तालीम तो औरतों के अंदर या मर्दों के अंदर दूसरे ममालिक के मुकाबले में अब हिंदुस्तान में ज़्यादा हो रही है। हर आदमी लिटरेट है, बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो अभी तालीम से दूर हैं, खास तौर से गांव वगैरह में। और जहां तक औरतों की तालीम का मसला है तो औरतें भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। अब आप देख सकती हैं कि हर फील्ड में आपको औरत मिलेंगी, हर जगह पे औरतें काम कर रही हैं। ये एजुकेशन ही की तो देन है। और वैसे भी कहा जाता है कि जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो वो पूरा एक खानदान को पढ़ाती है, एक खानदान को संवारती है। तो इसीलिए औरतों को, हम सब औरतों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और खास तौर से लड़कियों की तालीम पर ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गोल्डन वर्ड्स, and especially when you have shown the hope that India is doing quite good in the field of literacy. But here we have to think about now the quality of the education. Like now, this is true that the condition of India as far as literacy is concerned is improving, but where is the quality, and then how many people are really fulfilling the needs and demands of the education? Are we really educated or we are just literate? That is another question and another debate. Yes. Thank you very much for sharing. Now let me invite Nazneen Khatib to express her views. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज इस दिन पर नेशनल एजुकेशन डे अबाउट मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के बारे में बहुत कुछ सबों ने बोला है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं कुछ बोलना चाहती थी वो सभी कुछ कह दिया है सभी ने। तो मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगी about the, and firstly I would like to thank you for giving me an opportunity on this platform to express my thoughts. Okay, indeed a great honor and privilege it is. And so ऐसी कोई स्पीच तो प्रिपेयर नहीं की है, लेकिन मैं जरूर बात करना चाहूंगी अबाउट द टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू मेक द वर्ल्ड 100% लिटरेट। मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई एक बंदा, एन इंडिविजुअल, टू मेक द वर्ल्ड think about making the world 100% literate. It's about a teamwork. It's about as a social activist, I will tell you, it's all about a teamwork. And you know, we need to join hands together to bring change in society, in the community. That's all. An individual cannot change the world. The world will change on its own. It will be, we just need to change one thought and educate one person. We are all talking today about improving the, improving the education, the quality of education. The quality of education will definitely improve, but it will improve for all those rich people, all those, you know, sitting on the higher positions and all those things. What about those who are below the poverty line, who are average living below the poverty line, those poor people living on the street, the slum education? I myself have went into, I am from Mumbai, I go to the slums and I teach people English teaching. I have done that. Those people don't have books, those people don't have even pencil, people don't know to read the name of the God. यहाँ तक कि मैंने देखा है अल्लाह भी नहीं पढ़ सकते हैं लोग. I am connected to Nigeria also, to people from Nigeria also, the kids from Nigeria also. I am in constant touch with them,
and one of the kid, I just to give an example, one kid from Nigeria have contacted me that he doesn't have anything to eat, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, कुछ basic चीजें नहीं है उसके पास. हम world को change करने की बात कर रहे हैं, लेकिन you know charity begins at home first. I know that, but still we are, if somebody is approaching us, definitely we should give benefit of doubt to that person. But I am not that very resourceful that I can, you know, I can help, I can just immediately help to that person. But I contacted few people who are doing well and good in their community, in their society, and I contacted them to reach to the person and help that child. But unfortunately, that child did not get any response from that person. You know, that child is illiterate, but the person whom he connected, that person was highly educated. He was doing well in the society. Now, what message has been went in the society? I just want to ask this question. What message has been went in the society? The question has, because the child is illiterate, but today the child is telling me, I have contacted that person, but he is unable to help me. He is ignoring me, and you know, the person doesn't want to speak. So the message in the society has went that educated people, they are rude, they are rude, or they are, you know, they are selfish, or whatever the message, this message has been. So we should always give benefit of doubt to such kind of a people, and we should create some hope, because that person has put the entire faith and confidence in me. So obviously I have to give benefit of doubt. So through this today, I would like to appeal to each and everybody, whoever can please can help that individual, that child, can please ping me. I will put my number in the chat. You all can just ping me. Whoever can help can approach the child and donate something for the child. It will be well and good. Thank you. Yes, thank you very much, Nazneen. We all will certainly get back, and we all will try to help that child. And it was so good to know that you are at such a young age and you have so much concern about the poor, about the needy people. May God bless you. Thank you very much. Just the message was that only, that the educated people should come forward and help to such like people. That is what is called education. Yeah, you are right. You are right. Very true. Thank you, dear. Thank you very much. Thank you very much. One more thing I will like to say. I will just like to conclude by saying that whoever killed one innocent person, it shall be as if he had killed all mankind, and whoever saves one, it is as if he had saved mankind entirely. Such acts of violence are condemned in the Quran also. If the people who referred every day must have, I hope you all must have got it. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Take care. Now, Oman, over to you, please. मोहतरम हजरात व मोअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उमान नजर और मैं 5वीं जमात का तालिब जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल से हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे, 11 नवंबर को हम एक अजीम शख्सियत की यौम पैदाइश की याद में हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। वो अजीम शख्सियत और कोई नहीं बल्कि हमारे मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं, और आज मैं उनकी एक तकरीर का हिस्सा पेश करने जा रहा हूँ। आपको याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं, जो पांव तोड़कर बैठ गया तो उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे, कांटे उन्हीं के तलवे में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। जब तक की आजादी हमारे हाथों में ना थी, आपके मुल्क का क्या हाल था? वो अपने किस्मत का मालिक ना था, उसकी किस्मत दूसरों के हाथों में था। आपका अमन भी आपके कब्जे में ना था, आपकी बेअमनी भी आपके कब्जे में ना थी। जब कभी मुल्क में बदअमनी होती तो आप अपने तरफ नहीं देखते, आप उनके तरफ देखते। जब आपको कोई तकलीफ या परेशानी होती तो आप मजबूर होते थे कि अपने हाथ बढ़ाएं, लेकिन आज वो नहीं है। आज आप अपने किस्मत के मालिक खुद हैं, और अगर आप मालिक हैं और मैदान में खड़े हुए हैं तो तरह तरह की आजमाइशें पेश आएंगी। कोई भी नहीं चाहता कि अपने को आजमाइश में डाले, कोई भी नहीं चाहता कि अपने को गमों या दुखों में डाले, लेकिन अगर हमने कोई जिम्मेदारी का बोझ उठाया है तो तरह तरह की आजमाइशें पेश आएंगी। अगर हम मैदान में दौड़ रहे हैं तो कदम कदम पर ठोकरों से दो चार होना पड़ेगा। उससे हमें घबराना नहीं चाहिए,
उससे हमें उकसाना नहीं चाहिए, बल्कि मर्द बनकर उन तमाम जिम्मेदारी को उठाना चाहिए। अगर एक इंसान के रगों में गर्म और जिंदा खून दौड़ रहा है, तब उसके लिए बीमारियां भी हैं, ठोकरें भी हैं, मुसीबतें भी हैं और तरह तरह की परेशानी भी। तो जिंदगी का मान ही यही कि हम बोझ उठाएं, और बोझ इस तरह ना उठाएं कि घबराए हुए उठाएं, हिम्मत के साथ मर्दों की तरह उठाएं। मैं अपनी तकरीर एक शायर से खत्म करना चाहूंगा। इंसान अपनी परेशानियों की गिनती करने में माहिर है, इंसान अपनी परेशानियों की गिनती करने में माहिर है, लेकिन वो नेमतों का हिसाब करना भूल जाता है। जज़ाकल्लाह। Wow, wow, wow. Thank you very much. It was full of josh, full of enthusiasm, and full of energy. Thank you very much for enhancing our energy level. And now let me invite a very special guest today. And the special guest is Meli Lastri. Meli Lastri has joined us from Indonesia, and she doesn't know much about Maulana Azad, but she knows very well about education because she is associated with education. And it's an honor for us that Meli has joined us. May I request Meli to kindly say a few words on education for all. Millie, we are not able to listen to you. Remove your earphone. We are not able to listen to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, good. My name is Sari, and I'm a teacher of English in a junior high school. First of all, I'm glad that I'm invited here, and I have opportunity to see you all and to see the energy of Usman. That's amazing to see you speak. That's such an amazing energy. And I think all of us has the same spirit to make education for everyone. It is not only for those who can pay, those who have money, but it's for everyone. Education can change the nation. And here we are with our limited source or everything. In Indonesia, it's just the same. Even worse, like in India. But I have optimism that it will be better in the future. So please keep up the good work, and thank you for your spirit. Thank you. Thank you very much, Meli. Thank you. And yes, of course, we need your prayers and blessings, and may Almighty always bless us and bless our country. India is a very big country, and you know, we are overpopulated country, and that's why even our issues and problems are big, and at the same time our blessings are also big. You know, the number of people are more, so whenever you want to do anything in India, we have lots of opportunity to do. So thank you very much for sharing your valuable views. And now let me invite the student who is going to fill us with josh again. I am going to invite Tahiyya from New Horizon School. Yes, ma'am. Ma'am, can I just take 2 minutes, ma'am? 1 minute camera set करना है. No issues, you take 2 minutes. Meanwhile, let me invite my next speaker, Mohtarma Shadab Qamar Sahiba. शादाब कमर साहबा स्कूल में गाजियाबाद के स्कूल में प्रिंसिपल हैं, और उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि एजुकेशन फॉर ऑल की क्या अहमियत है। उन्होंने खुद बच्चों के लिए बहुत मेहनत की है, एंड शी इज fully responsible for starting a new school for the underprivileged children, and that to be from the government. So it's really a great achievement by Shadab Qamar Sahiba. Shadab Qamar Sahiba, वालेकुम सलाम। देखिए, इस वक्त जो है अभी जब से मैं सुन रही हूँ तकरीबन सभी लोगों ने सब कुछ बोल दिया है, और आप जैसा चाहें मैं थोड़ा बहुत जो भी है बोलूंगी। जी।
سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہی پیدا ہوتے ہیں. جیسے کہ وہ ایک شعر ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. مطلب ایسے لوگ بہت کم ہی پیدا ہوتے ہیں جو انہیں وراثت میں ملا ہوا تھا مولویت کا. آپ کا جو ہے آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی, اور ان کی جو وراثت میں انہیں ملی ہوئی تھی مولویت کا تعلیم انہیں دلائی گئی, اور مولویت کی تعلیم کے بعد بھی انہیں ایک الگ سے استاد رکھا گیا جس سے جو انہیں عربی, فارسی, اردو, بنگالی یہ ساری چیزیں انہیں پڑھائی گئی. آپ جو ہے جب ہندوستان واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے حالات جو ہیں وہ بہت الگ سے ہیں, کیونکہ اس وقت انگریزوں کا راج تھا. تو آپ اس میں بہت پریشان ہوئے, اور انہوں نے جو ہے سوچا کہ کیونکہ انگریزوں نے ایسا کر رکھا تھا کہ جو پڑھے لکھے تھے کچھ انہیں اپنے انڈر میں کر رکھا تھا, اور کم پڑھے لکھوں کو ایک وہ بنا لیتے تھے اپنے غلاموں کی طرح. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک منٹ معاف کیجیے گا. تھے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ صرف انسان ہی ہو, ہر آدمی جو ہو وہ ایک انسان ہو, نہ کہ وہ کہ میرا مذہب یہ ہے, میرا مذہب ہے. وہ کسی مذہب کا نہیں, بلکہ جبکہ وہ ایک مولویت خاندان سے, جبکہ وہ اسلامی تعلیم کے حساب سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی, لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو ایک اچھا انسان, اور ہر آدمی کو ایک اچھا انسان ہی بننا دیکھنا پسند کرتے تھے. انہوں نے مطلب بہت ساری انہوں نے جو اخبارات نکالے, اس میں جو ہے آپ ایک المصباح کے ایڈیٹر بھی رہے. تو یہ چیزیں جو تھی آپ نے کرانتکاری میں مطلب مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کو چنا. ان کی ملاقات جو ہے جب بنگال میں پہنچے تو سب سے پہلے وہ یہ کرانتکاری اروند جی اور شیام سندر جی سے ہوئی. ان کے ساتھ آپ نے آزادی کی لڑائی لڑی, اور وہاں جیل بھی گئے. جیل سے آنے کے بعد جب وہ کچھ بولتے تھے تو لوگ ان کی بلکہ مہاتما گاندھی نے تو کہا تھا کہ مجھے کچھ الگ سا لگتا ہے جب آزاد بولتا ہے. تو ان کی برابری تو وہ تو دشمن کی پریشانی کو بھی اپنی پریشانی سمجھا کرتے. تو یہ کہ بچوں نے, مجھے بہت خوشی ہوئی, سب سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت جو ہے بچوں کا تقریر دیکھ کے ہوئی, کیونکہ بچوں میں جو جوش اور جذبہ انہوں نے ابھی دکھایا ہے, میں اس کو ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں بچوں کی, کہ آج یہی مطلب اسی جوش کی ضرورت ہے جو اس وقت بچوں نے دکھایا ہے. جی بہت بہت شکریہ شاداب صاحبہ, آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور اتنی خوبصورت باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ طلبہ و طالبات ہیں جنہوں نے کل ڈکلیمیشن کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے 26 participants were there and they all performed very well. And میں نے ان کے پرفارمنسز کو ججز کے پاس بھیج دیا ہے ججمنٹ کے لیے, and I am waiting for their result, and these children are here to get the result of that competition. So I hope that by the end of the program we should get the result so that I can announce to them. And اگر خدا نہ خواستہ نہیں آ پایا تو پھر میں بچوں سے معذرت ابھی ایڈوانس میں چاہتی ہوں کہ اگر نہیں آ پائے گا میرے پاس تو اناؤنس نہیں ہو پائے گا. تو بہرحال آپ کے گروپ میں وہ شیئر کر دیا جائے گا, جو بھی ریزلٹ ہوگا you will get it through your EduFam group. اب آئیے ہم تہیہ کے پاس چلتے ہیں اور تہیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ سب کے سامنے مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک تقریر پیش کرنے جا رہی ہوں. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی زنجیر ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے. میرے لیے شاہجہاں کی اس مسجد میں یہ اجتماع نیا نہیں ہے،
میں نے اس زمانے میں بھی کہ جب اس پر لیل و نہار کی بہت سی گردشیں بیت چکی تھی تمہیں یہی خطاب کیا تھا، جب تمہارے چہروں پر اضمحلال کی بجائے اطمینان اور تمہارے دلوں میں شک کے بجائے اعتماد تھا۔ آج جب میں تمہارے چہروں کا اضطراب اور دلوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو بے اختیار پچھلے چند سالوں کی بھولی بسری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں یہیں سے پکارا اور تم نے میری زبان کاٹ لی، میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر لیے، میں نے چلنا چاہا اور تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینی چاہی اور تم نے میری کمر توڑ دی، حتیٰ کہ پچھلے 7 سال کی تلخ نوا سیاست جو آج تمہیں داغ جدائی دی گئی ہے، اس کے عہد شباب میں نے تمہیں خطرے کی ہر شاہراہ پر جھنجھوڑا، لیکن تم نے نہ صرف میری صدا سے اعراض کیا بلکہ غفلت و انکاری کی ساری سنتیں تازہ کر دی۔ نتیجہ یہ معلوم ہوا کہ آج انہی خطروں نے تمہیں گھیر لیا ہے جن کا اندیشہ تمہیں صراط مستقیم سے دور لے گیا تھا۔ ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں بیتا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈر قوموں کی حیات مانوی کے لیے مرض الموت کا درجہ رکھتا ہے، اسے چھوڑ دو۔ یہ ستون جن پر تم بھروسہ کیے ہوئے ہو بہت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن تم نے سنی اور انسنی برابر کر دی اور یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی رفتار تمہارے لیے اپنا ضابطہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ وقت کی رفتار کبھی نہیں تھمتی۔ ہندوستان کی آزادی کے حصول کا احساس دلاتے ہوئے میں نے تمہیں پکارا تھا اور کہا تھا کہ جو ہونے والا ہے اسے کوئی قوم اپنی نحوست سے نہیں روک سکتی۔ ہندوستان کی تقدیر میں بھی سیاسی انقلاب لکھا جا چکا اور اس کی غلامانہ زنجیریں 20ویں صدی کی ہوائے حریت سے کٹ کر گرنے والی ہیں، اور آج دیکھو ہندوستان آزاد ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ سامنے لال قلعے کی دیوار پر ہندوستان کا جھنڈا اپنے پورے شکوہ سے لہرا رہا ہے۔ یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حاکمانہ غرور کے آزاد قہقہے تمسخر کیا کرتے تھے۔ وہ دیکھو مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں کہ آخر تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے؟ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ تمہارے قافلوں نے جمنا کنارے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ کہتے ہو کہ تمہیں یہاں رہنے میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ عزیزو، اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو۔ جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے تمہارا جوش و خروش بیجا تھا، اسی طرح آج تمہارا یہ خوف بھی بیجا ہے۔ ہندوستان اور مسلمان اور بزدلی کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک سچے مسلمان کو نہ تو کوئی طمع ہلا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند انسانی چہروں کے غائب از نظر ہو جانے سے ڈرو نہیں، انہوں نے تمہیں جانے ہی کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ آج اگر انہوں نے تمہارے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارے دل بھی ان کے ساتھ رخصت نہیں ہو گئے۔ اگر دل اب بھی تمہارے پاس ہیں تو اسے اس خدا کا جلوہ گاہ بناؤ جس نے آج سے 1400 برس پہلے عرب کے ایک امی کی معرفت کی تھی، اور جس نے کہا ہے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اور جو لوگ ایمان لائے اپنے رب پر اور اس پر ڈٹ گئے تو ان کے لیے نہ ہی تو کوئی غم ہے اور نہ کوئی ڈر۔ شکریہ۔ واہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، کتنا اچھا پیش کیا ہے آپ نے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو بڑوں کی تقاریر تھیں وہ تو ختم ہو چکی ہیں۔ میں اب طلبہ سے یہ گزارش کروں گی کہ جو بھی اپنی تقریر پیش کرنا چاہے وہ مجھے بتا دیں تاکہ ان کو موقع ملے یہاں تقریر پیش کرنے کا۔ میں علیشہ نیاز کو دعوت دیتی ہوں۔ علیشہ، پلیز انمیوٹ یور سیلف اینڈ پریزنٹ یور اسپیچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علیشہ نیاز ہے، میں 6ٹھی جماعت کی طالبہ ہوں، میں نیو دہلی انڈیا میں رہتی ہوں۔ آج میں ہمارے پہلے وزیر تعلیم کی یوم پیدائش کے موقع پر ان کی طرف سے دی گئی ایک تقریر فراہم کرنے جا رہی ہوں، جو اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری سے تقاضے ہوتے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جو چلتے ہیں،
जो पाँव तोड़कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती, गिरते वही हैं जो दौड़ेंगे, कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। जब तक आजादी हमारे हाथ में न थी, आपके मुल्क का क्या हाल था? वह अपनी किस्मत का मालिक नहीं था, उसकी किस्मत दूसरों के हाथों में थी। उसका अमन भी उसके कब्जे में नहीं था, उसकी बेअमनी भी उसके कब्जे में नहीं थी। जब कभी मुल्क में कोई बदअमनी होती तो आप अपने तरफ नहीं देखते, उनकी तरफ देखते। जब कभी आपको कोई तकलीफ और परेशानी होती तो आप उनके आगे मजबूर होते कि अपना हाथ बढ़ाएं, लेकिन आज वो नहीं है। आज अपनी किस्मत के आप खुद मालिक हैं, और अगर आप मालिक हैं और मैदान में खड़े हैं तो ये याद रखिए कि तरह तरह की परेशानियां पेश आएंगी। कोई भी नहीं चाहता कि अपने को आजमाइशों में डाले, कोई भी नहीं चाहता कि अपने को गमों और दुखों में डाले, लेकिन अगर हमने जिम्मेदारी का बोझ उठाया है तो हमें तरह तरह की आजमाइशें पेश आएंगी। उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, उसे हमें उकताना नहीं चाहिए। मर्द बनकर उन तमाम जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए और उन परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। अगर एक जिंदा इंसान है और उसके रगों में गरम और जिंदा खून दौड़ रहा है तो उसके लिए बीमारियां भी हैं, ठोकरें भी हैं, परेशानियां भी हैं और तरह तरह की आजमाइशें भी हैं। तो जिंदगी के मायने यही है कि हम बोझ उठाएं, और बोझ इस तरह ना उठाएं कि घबराए हुए उठाएं, मर्दों की तरह हिम्मत से उठाएं। लिहाजा यह उनकी तकरीर का एक इक़्तिबास था, यह बहुत हौसला अफजाई था। उम्मीद है आप सब ने इसे पसंद किया। आप सबको कौमी तालीम दिन मुबारक हो। शुक्रिया। Yes, thank you very much, Alisha. It was really very beautiful. And now I would like to invite Nadia. मोहतरम हजरात व मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नादिया खान है, मैं छठी जमात की तालिबा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक तकरीर पेश करने जा रही हूँ जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दी थी। अभी कल की बात है कि हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए रो रहे थे और तमाम दुनिया में हिंदुस्तान की कौमी जागृति का शोर मच गया। ये नक्शे नहीं है जो हमने आज़ाद हिंदुस्तान को नहीं बनाए, और क्या क्या ख्वाब नहीं है जो हमने कौमी जिंदगी के लिए उठाने की नहीं देखी। आज वो सब कहाँ चले गए? क्या हमारे दिमाग के किसी कोने में भी उसकी परछाई बाकी रही? क्या उनकी बहबास भी हमारी बदबख्त आबवा में सो सकता है? हमारी आज़ादी के मुखालिफों ने हमेशा कहा था कि हिंदुस्तानियों के हाथ पांव जब तक गुलामियों के बंधनों से बंधे हुए हैं, उसी वक्त तक अनचैन। जहाँ ये बंधन टूटे और उन्होंने एक दूसरे की गर्दनें काटना शुरू कर दी। आज आजाद हिंदुस्तान को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा पेश आ गया। वो एक बड़े खंदक के किनारे जाके खड़ा है, उसकी किस्मत अधर में झूल रही है। या तो इस खंदक में गिरना है या छलांग मार के पार उतर जाना। अगर हम चाहते हैं कि इस मुसीबत से अपने मुल्क को सही सलामत निकाल ले जाएं, तो हमें चाहिए कि पहले ठीक तौर पर समझ ले कि खतरा क्या है, फिर इससे मुल्क को बचाने की तदबीर करें। खतरा जो आज हमें पेश आ गया है वो मुल्क की बदअमनी और बदनज़मी का खतरा है। बदअमनी और बदनज़मी का खतरा आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहा है। अगर हुकूमत ने पूरी कुव्वत के साथ ये खतरा नहीं दबा दिया गया तो कोई नहीं कह सकता कि मामला कहाँ जाके थम सकेगा। अगर बल हकीकत आप ऐसे ही यकीन करते हैं तो आप पर फर्ज है कि इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी सारी कुव्वतों को लगा दीजिए। अगर आपने दिल की सच्ची लगन के साथ तैयारी कर ली है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस मुल्क की खिदमत के लिए आपको अपनी जान देनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much, Nadia. Thank you very much. It was really very well presented. Now I think with this we come to the end of today's presentation. Alina is waiting. Alina, may I request you to kindly present your speech? Alina Abrar. मोहतरम हजरात और जज साहिबान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैं अलीना अबरार द ग्रीन स्कूल की चौथी जमात की तालिबा हूँ। आज मैं आप सबके सामने मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तकरीर का कुछ हिस्सा पेश करने जा रही हूँ। अभी कल की बात है कि हम अपने मुल्क की आजादी के लिए रो रहे थे और तमाम दुनिया में हिंदुस्तान के कौमी जागृति का शोर मच गया। क्या क्या नक्शे नहीं है जो हमने आजाद हिंदुस्तान को नहीं बनाए, और क्या क्या ख्वाब नहीं है जो हमने कौमी जिंदगी के लिए उठाने से नहीं रुके। आज वो सब कहाँ चले गए? क्या हमारी दिमाग के किसी कोने में भी उनकी परछाई बाकी नहीं? क्या उनकी बुबास भी कोई बदबख्त आबो हवा में सूंघ सकता है? हमारी आजादी के मुखालिफों ने यह हमेशा कहा था कि हिंदुस्तानियों के हाथ पांव जब तक गुलामियों के बंधनों में बंधे हुए हैं, उसी वक्त तक अमन व चैन है। जहां ये बंधन टूटे और उन्होंने एक दूसरे की गर्दनें काटना शुरू कर दिए, आज आजाद हिंदुस्तान को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा पेश आ गया है। वह एक बड़ी खंदक के किनारे खड़ा है। उसकी किस्मत अट्टे में झूल रही है। या तो उसे खंदक में गिरना है या तो छलांग मार के पार उतर जाना है। अगर हम चाहते हैं कि अपने मुल्क की आजादी को इस खतरे से सलामत निकाल ले जाए, तो हमें चाहिए कि पहले ठीक तौर पे समझ ले कि खतरा क्या है और फिर उससे मुल्क को बचाने की तरकीब करें। खतरा जो आज हमें पेश आ गया है वह मुल्क की बदअमनी और बदनगमी का खतरा है। बदअमनी और बदनगमी का खतरा आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहा है। अगर हुकूमत को मुल्क की पूरी कुव्वत के साथ ये खतरा नहीं दबा दिया गया, तो कोई नहीं कह सकता कि मामला कहाँ जाके थम सकेगा। आपको भी चाहिए कि हुकूमत का साथ दे और बदअमनी और बदनगमी को रोके। मैं अपनी तकरीर को कुछ इस तरह मुकम्मल करना चाहूंगी। गुलामी में नकामाती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नकामाती है शमशीरें न तदबीरें, जो होज़ों के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दवर पैदा। शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत खूब अलीना, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने अपनी तकरीर पेश की है। आपका तलफ़ुज़ भी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत ही उम्दगी के साथ आपकी तकरीर हमने सुनी। अल्लाह को जज़ाए खैर अता करे। और नाज़रीन, आज की ये महफिल जो तकरीबन 1 घंटे और 20 मिनट पे मुश्तमिल है, हमें उम्मीद है कि हम सब ने इसमें मौलाना आज़ाद के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बहुत सी बेशकीमत बातें जानी, सीखी और हम ज़रूर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मैं एक दावत आम देती हूँ कि नाज़रीन में से जो कोई भी कुछ शेयर करना चाहें, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें या उनके जहन में अगर कोई सवाल है वो मालूम करना चाहते हैं, तो नाउ फोरम इज ओपन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।